हेलो एवरीवन, आई एम सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। जो हम सीए फाइनल पेपर स्ट्रैटेजीज का सेशन ले रहे हैं एट पेनॉर्मिक एजुकेशन, उसे कंटिन्यू करते हुए हम पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्सेशन लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी इस वीडियो सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सेशन को सुनने पे आपको यह पता चल जाएगा डायरेक्ट टैक्स में कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज है, पेपर पैटर्न क्या है, कौन सा सवाल कहां पूछा जाता है। वो जो 1.5 दिन हमें मिलते हैं अपना सिलेबस पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा समुद्र जैसा सिलेबस जो हमसे कंप्लीट नहीं हो पाता, उसे हम कैसे प्लान करें। एंड वो 3 घंटे जब हम अपने एक मिशन पे होते हैं कि 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है, तो कब कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, 15 मिनट की रीडिंग टाइम में क्या करें, उसके बाद 3 घंटे में पहले कौन से क्वेश्चंस लें, एमसीक्यूज को कब प्लेस करें, इन सब बातों को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम ये कवरेज करने वाले हैं, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आराम से डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। इससे पहले हमने बाकी स्ट्रैटेजी सेशंस भी डाले हैं, तो जरूर प्लेलिस्ट एरिया में जाएं और हर वीडियो का स्ट्रैटेजी सेशन पूरी तरीके से डिटेल में देख लें। कई बार तैयारी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाना होता है। यू माइट बी अ ग्रेट प्लेयर, but if you are not a good strategist, you might not be able to execute what you are expecting to execute in the exam. इसीलिए हमेशा एक प्लान होना बड़ा जरूरी है। आज हम सब जानते हैं MS धोनी is not the greatest cricketer. He is not the greatest cricketer, but we celebrate him the most. Why? Because he is the greatest strategist of cricket. उससे बहुत अच्छे और क्रिकेटर्स होंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में उनसे ज्यादा महारथी किसी को शायद हासिल नहीं है। एंड इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल रहे बीइंग द कैप्टन ऑफ वेरियस क्रिकेट टीम्स, स्पेशली इंडिया एंड चेन्नई सुपर किंग्स। तो वही लॉजिक आप भी लगाएं। आपने अपनी तैयारी कर ली, पढ़ाई कर ली, सब कर लिया, लेकिन यू डोंट हैव अ प्लान। वो 1.5 दिन कैसे मैनेज करना है सर, वो 3 घंटे कैसे मैनेज करना है, हमें उसी का डिस्कशन इस वीडियो सेशन के अंदर करना है। ये हमारा सिलेबस है। आप जानते हैं हमारे 4 मॉड्यूल्स, हमारे 28 चैप्टर्स, ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं थ्रू द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कशन ले रहा हूं। हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। पहले 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करता हूं आपके साथ। कैसे पिछले कई एग्जाम से ये ट्रेंड देखा गया है, क्वेश्चन 1 में यही आता है, क्वेश्चन 2 में यही चैप्टर आता है, क्वेश्चन 3 में यही चैप्टर आता है, सब कुछ फिक्स है। यानी कि अगर आपको पहले से पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, मुझे टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन कहां दिखेगा, तो आप फेमिलियर जोन में हैं, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड फील नहीं होगा। एंड इट हैज बीन अ ट्रेंड फ्रॉम इयर्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर कि चैप्टर्स मेजरली हर जगह फिक्स है। यानी हम रीजनेबली अश्योर हो सकते हैं कि जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं करीब करीब वही हमें हमारी एग्जाम्स में दिखेगा। जैसे हमने यहां पर ये जो कंटेंट तैयार किया है, वो मई 2024 एंड नवंबर 2024 2 मेन रीसेंट एग्जाम्स और उसके पहले की भी कई एग्जाम्स को कंसीडर करते हुए हमने डिस्कस किया है, क्योंकि हम न्यू कोर्स के हिसाब से इसका डिस्कशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे जाएं। सर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी क्वेश्चन है एंड दैट मैंडेटरी क्वेश्चन इज ऑफ 14 मार्क्स। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन पीजीबीपी का मेजर कंटेंट है। यानी पीजीबीपी में से मेजर कंटेंट यहां पूछा जाता है, साथ में थोड़ा बहुत कैपिटल गेन, IFOS, सेट ऑफ, डिडक्शन और टैक्स कैलकुलेट करने की चीजें आ जाती है, लेकिन मेजर कोर कंटेंट इसमें पीजीबीपी है। यानी कि 14 मार्क में से आप ऐसा समझो 9 से 10 मार्क आपको पीजीबीपी दिखाई देगा। एंड यहां पर आपको कंपनी का ही क्वेश्चन मिलेगा कि कोई कंपनी है ए लिमिटेड, आपको उसकी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में मैट के प्रोविजंस नहीं आते, मैट नहीं पूछा जाता क्वेश्चन नंबर 1 में। ये ट्रेंड है, बहुत रेयरली देखा गया है कि मैट का क्वेश्चन कभी क्वेश्चन 1 में आ जाए। इसीलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहां नॉर्मल प्रोविजंस करने हैं, या 115BAA और 115BAB का जो ऑप्शन है, शायद हमें वो एक्सरसाइज करके हुए क्वेश्चन दिखाई देगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो पीजीबीपी के केस लॉज हैं, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। किसी ना किसी एडजस्टमेंट या किसी पॉइंट में आपको कोई ना कोई पीजीबीपी का रेगुलर केस लॉ दिख जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रीसेंट केस लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस लॉज विच आर सिग्निफिकेंट केस लॉज गिवन इन द मॉड्यूल, या फिर जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं पीजीबीपी का चैप्टर कवर करते हुए वो बीच बीच में डाल दिया जाएगा। यानी आप किसी भी हालत में
पीजीबीपी का चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ रहे होने चाहिए, विद केस लॉस पढ़ रहे चाहिए, इन डेप्थ पढ़ रहे होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करके आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जनरली इसमें कैपिटल गेन और आईएफओएस का ही क्वेश्चन दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी की कैटेगरी की बात करें, ओल्ड कोर्स की बात करूं तो यहां मैट का भी क्वेश्चन दिखता था, लेकिन जब से न्यू कोर्स आया है, जो मई 24 नवंबर 24 एग्जाम आई है, या मैंडेटरी कैपिटल गेन का क्वेश्चन या डीम्ड डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिकॉज अगेन इट इज कॉर्पोरेट टैक्सेशन, उसका क्वेश्चन दिख रहा है। शायद ओल्ड कोर्स से हम एक आइडिया लेते हुए बोल सकते हैं यहां आपको मैट या एएमटी का भी क्वेश्चन दिख सकता है प्रोबेबली, लेकिन मेजरली आपको यहां पर कैपिटल गेन का क्वेश्चन दिखेगा। एंड आप जानते हैं कि आने वाली एग्जाम्स जो हमारी असेसमेंट ईयर 25-26 पे है, उसमें कैपिटल गेन का चैप्टर ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हुए जिनका इंप्लीकेशन बड़ा अच्छा है। तो यहां आपको कैपिटल गेन दिखेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2C है वो एनआर टैक्सेशन से आता है। इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकता हूं हर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन से ही आता है। यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो आपकी मॉड्यूल 4 है, जो हमारी लास्ट मॉड्यूल होती है, ये मॉड्यूल 4, इसके जो हमारे चैप्टर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का वेटेज अगर हम खाली मॉड्यूल 4 का देखने जाएं तो हमें 30 से 35 मार्क्स दिखाई देगा। एंड वो सिग्निफिकेंट है, जिसकी तैयारी प्रॉपरली करनी जरूरी है, क्योंकि वो आपके हर क्वेश्चन के एंड में दिखेगा। आप सोचे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन हम कुछ ऑप्शन में निकाल देंगे, वो पॉसिबल ही कैसे है, क्योंकि वो तो हर क्वेश्चन में दिख रहा है। एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चन नंबर 2 का सी एनआर टैक्सेशन होता है। अगर थोड़ा और स्पेसिफिकली बताऊं तो जनरली रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, देन डीम्ड प्रॉफिट्स जो हम एनआर टैक्सेशन में पढ़ते हैं, 44B, बीबी, बीबीसी जो नया सेक्शन आया है क्रूज शिप का, ये सारे यहां देखने मिलते हैं। जैसे रीसेंट एग्जाम में यहां 44C हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड चीजें पूछी गई थी, तो आप यहां एनआर टैक्सेशन का इस तरीके का कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2C के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करें तो क्वेश्चन 3 का ए स्टैंडर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से ही आता है। When I say charitable trust, it is related to charitable trust, political parties, electoral trust, ये सारे एरिया से बनता है। 8 मार्क जैसा कंटेंट आपको यहां पर देखने मिलेगा, 2-2 क्वेश्चन 4-4 मार्क के, या फिर प्रोबेबली 8 मार्क का एक लेंदी क्वेश्चन, बट ट्रेंड यही दिखा रहा है कि 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 4-4 मार्क के। एंड जो क्वेश्चन 3B है वो फिक्स है, डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन है, यानी एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन होगा, वही दूसरे देश में भी टैक्स हुआ, इंडिया में भी टैक्स हुआ, बताओ सेक्शन 90, 90A या 91 के तहत रिलीफ का कंप्यूटेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर में अपने आप डिडक्शंस का लिंक आ जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G ये सब आपको देखने मिल ही जाते हैं, तो ये आपके थॉरो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमेशा TDS TCS है और ये 8 मार्क तक जाता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि सर TDS TCS बड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत लेंदी है सर, छोड़ दे के आ रहे, आप नहीं छोड़ सकते। यहां पर आपको जनरली 3 क्वेश्चंस दिखेंगे और वो तीनों क्वेश्चंस कोई 3 मार्क का, 3 मार्क का, 2 मार्क का TDS या TCS रिलेटेड होंगे। सर वो आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग का जो स्लॉट है उसमें ऐसे चैप्टर्स उठाओ जिनका वेटेज है पर याद नहीं रहता आपको, उन्हें आपको याद करके उसे अपीयर प्रॉपरली करना ही होगा। तो देयर बाय TDS TCS क्वेश्चन 4A हो गया। क्वेश्चन 4B अगेन हर बार ट्रांसफर प्राइसिंग आता है, फिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्राइसिंग का 6 मार्क का आपको CUPM मेथड या ऐसा कोई ना कोई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या ऐसे किसी मुद्दे से रिलेटेड आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखाई देता है। सेक्शन 94A ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शनल एरिया या 94B, ये सारे सेक्शंस आपको यहां पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली। क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर आपको हमेशा 3 पार्ट्स मिलेंगे, इन 3 में से आपको 2 ही करने होते हैं, यानी एक ऑप्शन है 2 आउट ऑफ 3। ये जो 3 क्वेश्चंस है ये असेसमेंट, अपील और ऑफेंसेस, इन चैप्टर से ही आपको देखने मिलेगा। यानी अगर आप देखो तो असेसमेंट, अपील, ऑफेंसेस का वॉल्यूम बहुत है, खास करके असेसमेंट की बात करें, बट उसका वेटेज उतना नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जनरली 4 मार्क का, यानी एग्जाम वाले दिन अगर रिवीजन छूट रहा है, रिवीजन पूरा नहीं हो रहा, तो सर वेटेज के हिसाब से रिवीजन को प्रायोरिटाइज करें। पहले TDS TCS करें, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट करें, एनआर टैक्सेशन करें, फिर असेसमेंट रिवाइज करने जाए, क्योंकि अगर छूट गया तो मेन वेटेज वाला कंटेंट ना छूट जाए, बिकॉज यू नो वो 1.5 दिन में रिवीजन
बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको एक रीसेंट केस लॉ मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स पैटर्न है। एक रीसेंट केस लॉ, जैसे मई 2025 की एग्जाम है, उसके अंदर जो 3 केस लॉज आए हैं, जिसे हमने डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ भी है, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का केस, ये सारे जो 3 केसेस आए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हें इन डेप्थ अच्छे से इश्यू, एनालिसिस, फैक्ट्स, कंक्लूजन, हर चीज पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5B में एनआर टैक्सेशन की थियरी ही आती है। वो 3 चैप्टर्स हमारे, बेस इरोजन, टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल कन्वेंशन, 4 मार्क का, 2 मार्क का या 3 मार्क का, 3 मार्क का फिक्स है। सर ये थियरी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, इसे प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का पेपर 3 घंटे में खत्म कैसे होगा? खत्म तभी होगा जब आप थियरी अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि थियरी कंटेंट वो होता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है और 6 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आता है तो लिखा, नहीं तो 0। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, इसे ऑप्शन में नहीं निकालते, इसके लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका पेपर कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन 5 आपने ऑप्शन में निकालने का सोचा तो पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। हमेशा एक क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है, वो एग्जाम वाले दिन डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ने के हिसाब से तैयारी करो। पहले से चैप्टर मत छोड़ो, नहीं तो एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया वो भी छूट गया, और एक चैप्टर छोड़ा था वो भी छूट गया, तो सर 2 निकल गए ना ऑप्शन में, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां थियरी ही मिलेगा आपको। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है, उसकी लिस्टिंग बताओ, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर जो फर्स्ट बिट है वो जनरली ऑफेंसेस चैप्टर, इथिकल कंप्लायंसेस चैप्टर या प्रोबेबली ब्लैक मनी एक्ट, यहां से आपको देखने मिलेगा। इट इज सरप्राइजिंग कि ब्लैक मनी एक्ट पूछा ही नहीं गया है काफी एग्जाम से, एंड देयर बाई चांसेस हैं कि ब्लैक मनी एक्ट कहीं ना कहीं अब एग्जाम्स में पूछा जाए, बिकॉज जब बच्चा डिसाइड कर लेता है ना कि ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसको C कैटेगरी मार्क कर देता है, तब इंस्टीट्यूट पूछती है। इसीलिए जो तरीका होता है ना ABC कैटेगरी करके पढ़ना, ये सबसे खराब तरीका होता है। ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, ऐसे रिवीजन किया जाता है, क्योंकि रिवीजन छूट ना जाए, इसीलिए A कैटेगरी और B कैटेगरी पे पहले ध्यान दिया जाता है। लेकिन पढ़ते वक्त सर सारे पढ़े जाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कहां से क्या पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन 6A1 आपको जनरली इथिकल कंप्लायंसेस के रिलेटेड, ऑफेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देगा, यानी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर का अच्छा वेटेज है। इसे इग्नोर ना करें, याद रखने में स्ट्रेस आएगा पर उसे ढंग से करें। असेसमेंट का फिर भी उतना वेटेज नहीं है, बट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का वेटेज है, क्योंकि वो एमसीक्यू में भी आता है, यानी कि उसमें से आपको 6 से 8 मार्क का कंटेंट मिल जाएगा। एमसीक्यू में रेगुलरली देखा गया कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का क्वेश्चन होता है। जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, इवेजन, ये आपका एक गार का क्वेश्चन फिक्स है। 4 मार्क की थियरी आएगी, फिक्स है, यानी ये आपने एकदम अच्छे से तैयार कर लिया होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन ट्रेंड्स बताता है कि एडवांस रूलिंग पे ही आता है। वेरी इजी क्वेश्चन, एडवांस रूलिंग छोटा सा चैप्टर है, ढंग से आपने पढ़ा है तो ये 4 मार्क आराम से अपीयर हो जाएंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पूछा नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि अब एग्जाम में पूछा जाए, तो वो भी यही जनरली एडवांस रूलिंग के बदले शायद पूछा जाएगा। ठीक से देखो तो आपके पूरे जो 4 मॉड्यूल्स हैं, सिलेबस जो आपके 28 चैप्टर्स हैं, उसको हमने पेपर पैटर्न में तोड़ा 70 मार्क में, 70 मार्क्स में। सर व्हाट अबाउट द रेस्ट 30 मार्क्स, वो हमारे एमसीक्यू गए। 15 क्वेश्चन फिक्स, सब केस सिनेरियो पे 2-2 मार्क के। इन क्वेश्चंस में ये देखा गया है कि जनरली ये इन चैप्टर से आ रहे हैं। ऑफेंसेस पेनल्टी, एनआर टैक्सेशन, बिजनेस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, और बाकी एक क्वेश्चन रैंडम है, कभी पीजीबीपी से आ रहा है, कभी टीडीएस से आ रहा है, कभी आईएफओएस से आ रहा है। इसमें हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है एमसीक्यूज की, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने रिलीज रिसेंटली करने शुरू किए, बट जो आरटीपीज है, एमटीपीज है, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से एक आइडिया लगता है कि जनरली वो इन चैप्टर से पूछा जा रहा है, जिसमें ऑफेंसेस पेनल्टी तो दिख ही रहा है, एनआर टैक्सेशन का एक क्वेश्चन तो दिखता ही है, और बिजनेस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि रीट, इनविट, इनका क्वेश्चन दिखता ही है। फिर कुछ बच गया तो वो रैंडम है, थोड़ा सा जेनरिक है, कभी टीडीएस है, कभी पीजीबीपी है, कभी आईएफओएस है, मिक्स एंड मैच है, कभी थोड़ा असेसमेंट है, थोड़ा अपील है, हो सकता है असेसमेंट या थोड़ा पूछ ले, बट अभी तक इतना ट्रेंड में वो दिखा नहीं। तो इस तरह से ये आपका एमसीक्यू का एरिया हो गया। सर अब ये पेपर पैटर्न समझ आने पे आपको दिख गया होना चाहिए कि आप उन 3 घंटे में क्या करने वाले, बट उन 3 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ। वो 1.5 दिन कैसे तैयार करोगे? पेपर 3 की इवनिंग
नेक्स्ट फुल डे और पेपर 4 की मॉर्निंग, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड है, क्योंकि अगर वो 1.5 दिन में रिवाइज नहीं हुआ तो आप अंडर कॉन्फिडेंट जाओगे। आप अंडर कॉन्फिडेंट जाओगे तो आप वैसा स्कोर नहीं कर पाओगे जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, आती हुई चीजें भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी हमने थोड़ी सी ब्रीफली लॉजिकली बनाई है। आपको पहले वो चीजें करनी चाहिए जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ना कि मेमोरी बेस्ड है। इसीलिए हमने पेपर 3 जब आप देके आएंगे ऑडिट का पेपर, तो उसकी इवनिंग को पीजीबीपी कैपिटल गेन आईएफओएस शेड्यूल किया है कि इन्हें कंप्लीट करें कॉम्प्रिहेंसिवली। आप इन्हें कंप्लीट करेंगे तो भी आपका 20 मार्क जैसा कंटेंट कवर हो जाएगा। पीजीबीपी कैपिटल गेन आईएफओएस का कवरेज करेंगे, और आप जानते हैं पीजीबीपी लेंदी है, इन डिटेल करना है, इन डेप्थ करना है। कैपिटल गेन पे क्वेश्चन दिख ही रहा है 4 से 6 मार्क का, आईएफओएस पे जनरली आपको 4 से 6 मार्क का अगेन एक क्वेश्चन दिख जाएगा एमसीक्यूज में या फिर क्वेश्चन 2 में। तो आपका 20 मार्क जैसा कंटेंट तो पेपर 3 की इवनिंग को ही हो जाना चाहिए इतना। देन यू टेक अ प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आप पिछले पेपर से थके हुए होंगे। आप अच्छी स्लीप लें, और स्लीप लेने के बाद नेक्स्ट डे पहले डिडक्शंस, देन सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग, छोटे छोटे चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट। अब सर रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट का इतना वेटेज ही नहीं है, आप इसे पहले क्यों करने बोल रहे हैं? मैं इसे पहले करने नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी आपके पास बहुत समय है तो इसे इग्नोर ना करते हुए पहले इसे कवर करें। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है नहीं सर थोड़ा समय बर्बाद हो चुका है मेरा, मुझे जितना लग रहा था उससे ज्यादा समय लग गया, तो एक बार के लिए इसे स्किप कर दें। ओनली दिस, एक बार के लिए उसे स्किप कर दें और बाकी कंप्लीट करें। यानी कि एंटिटीज अलग अलग तरीके की, बिजनेस ट्रस्ट वगैरह वगैरह, चैरिटेबल ट्रस्ट, अपील रिवीजन, और शाम आते आते थोड़े थियरी चैप्टर्स पे जा रहे हो आप, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें थोड़ा याद रखना है। आप शाम होते होते वहां तक जा रहे हो, रात होते होते वहां तक जा रहे हो, और समय मिला तो असेसमेंट भी कंप्लीट कर लोगे उसी दिन, उसको अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग तो मेरी क्रीम चीजें होंगी जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और उनको याद रखने में मुझे दिक्कत आती है। ताकि मैंने एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग पढ़ा, एग्जाम में अपीयर किया, दैट्स इट, डन, मेरा काम हो गया। उस लॉजिक से हम एग्जाम वाली मॉर्निंग को क्या प्लेस कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। और एग्जाम वाली मॉर्निंग आपके टैक्स के परसेंटेजेस, स्लैब्स, रेट्स, क्योंकि वो भूल गए तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। पूरा एनआर टैक्सेशन आप मॉर्निंग ले, अर्ली मॉर्निंग लेंगे उस समय, और पूरा एनआर टैक्सेशन लें। क्योंकि एनआर टैक्सेशन में आप जानते हैं इतने सारे रेट्स हैं, इतने सारे चार्जिंग सेक्शंस हैं, अंदर कंटेंट है ऐसा, और वेटेज अच्छा है। हर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन एनआर टैक्सेशन है। पूरी थियरी ले अराउंड 10-11 बजे सुबह के, सुबह 9-10 बजे जैसा थियरी ले पूरा, और फिर 11-11:30 बजे जैसा टीडीएस टीसीएस रिवाइज करें। क्योंकि वो टीडीएस टीसीएस एग्जैक्टली याद रखना है, और 8 मार्क का आएगा, 8 मार्क का, तो उसे सुबह ही पढ़ो, और सुबह पढ़ो और एग्जाम में अपीयर करो, याद रहेगा। अगर आपने 2 दिन पहले भी पढ़ा ना इवनिंग को, तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, वापस थोड़ी रिवाइज कर पाओगे। सर ये पूरा रिवाइज करना ही मुश्किल हो जाता है, ये पूरा रिवाइज करने में भी दिक्कत आती है। अगर कहीं भी लग रहा हो कि आपका वक्त नहीं आपके पास, तो आप क्लबिंग भी स्किप कर दें, रेयरली आपको इसमें से कुछ दिखेगा। लग रहा है अभी भी सर वक्त नहीं है, छूट जाएगा, तो थोड़ा सा अपील एंड रिवीजन स्किप कर दें। ये सब मैं आपको एग्जाम वाले दिन बोल रहा हूं, जब छूट रहा हो तो पहले इनको ना करो, पहले बाकियों को करो। अभी तो सर जब आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो सब पढ़ो, डोंट डू एनी कैटेगराइजेशन। और आपको विश्वास नहीं तो नवंबर 24 में जिसने डायरेक्ट टैक्स दी उससे मिल लो, वो आपको अच्छे से बता देगा कि एबीसी कैटेगरी के हिसाब से काम करना चाहिए या नहीं। उसकी आंखें खुल गई। अब आप अपनी आंखें एग्जाम वाले दिन क्यों खोलना चाहते हैं? अभी खोल ले। डोंट बिलीव इन सच एबीसी एनालिसिस, दे रेयरली हेल्प, एंड देयर बाय अभी तैयार करें, एंड देन इसके बाद रिवीजन वाले दिन स्किपिंग करें। जिन चीजों का वेटेज कम दिख रहा है आपको, उतना वेटेज नहीं दिख रहा जिनका, सर इनका हैवी वेटेज है, एंड देयर बाय इनको हम कैसे भी रिवाइज करें। आपको लगता है कि सर ये पूरा एग्जाम वाले दिन कैसे होगा, तो कुछ चीजें पिछले दिन ले ले अपने अपने हिसाब से, कि मुझे इसमें इतना एक्सपीरियंस है, समय लगता है, उसे पिछले दिन ले ले। बट इस 1.5 दिन को कुछ मोर और लेस ऐसे ही प्लान करें। अब ये 1.5 दिन अगर आपका प्रॉपरली प्लान हो गया, तो अब आप अपने 3 घंटे पे पहुंचे। योर 3 hours, 1:45 PM, यू आर सिटिंग इन द सेंटर एंड यू गेट योर क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपके पास क्वेश्चन पेपर है, और आप आंसर लिखना शुरू नहीं कर सकते, लेकिन रोल नंबर वगैरह भर सकते हैं, वो भर दें। तैयार रहें,
फर्स्ट पेज पे वो सारी चीजें भर के रेडी रखें और 5 मिनट लगेगा भरने में, बाकी 10 मिनट पेपर रीडिंग करें थोरोली। और थोरोली पेपर रीडिंग करते वक्त वो एक क्वेश्चन जो एलिमिनेट करना है उसे एलिमिनेट करें, उसे हटाएं पूरी तरह से कि सर मैंने क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से एक हटा दिया। जैसे आपने देखा थियरी नहीं आ रही, भूल जाओ। आपने क्वेश्चन 2, 3, 4 में देखा, आपको कुछ अजीब ही कॉन्सेप्ट दिखा, बोलिए कॉन्सेप्ट तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, हटा दो, क्लियरली एलिमिनेट करो। और फिर 1:55 से 2 तक, यानी 1:55 PM से 2 PM डिटेल्स वगैरह अगर आपने भर ली है तो क्वेश्चन 1 पढ़े ढंग से, क्वेश्चन 1 को थोरोली पढ़े। तो यू फिल द रोल नंबर्स एंड रीड क्वेश्चन 1 थोरोली, अच्छे से पढ़े। सर कोशिश करें पहले क्वेश्चन 1 ही अपीयर करना है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन 1 से भागते हैं, क्वेश्चन 1 हम बाद में देंगे, हम बाद में देंगे, क्योंकि हमें हमारे टीचर ने बोला है या हमें किसी ने बोला है कि पहले वो करो जो अच्छे से आता है। अरे एग्रीड, अगर आपको क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं आता तो भले मत करो पहले अटेम्प्ट, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं आएगा? सर एडजस्टमेंट्स करनी है ऐड और लेस की, आप उसकी पीजीपीपी की तैयारी करके आए हैं, यहां आपको हर सही पॉइंट के आधे आधे मार्क मिलेंगे। आप करना शुरू करें, यू विल कीप ऑन गेटिंग समथिंग। और अगर आपको लग रहा है करते करते सर समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगना चाहिए था, तो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, बट स्टार्ट करें क्वेश्चन 1 से, क्योंकि बाद में वापस नहीं हो पाएगा। आप सोच रहे बाद में आके क्वेश्चन 1 करेंगे, अरे नहीं हो पाएगा, बाकी क्वेश्चन में भी समय जाएगा, एमसीक्यू में भी समय जाएगा, उसे पहले करें। और जस्ट रीड किया है ना क्वेश्चन 1 रीडिंग टाइम में, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना उसका रीडिंग का। नहीं तो अगर आपने रीड किया फिर चालू किसी और क्वेश्चन से किया तो वापस रीड करना पड़ेगा ना 1-1.5 घंटे बाद। जब उस क्वेश्चन पे आओगे उसे रीड करो, उसे अपीयर करो, सर उसमें टैक्स निकालने को होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 40 मिनट में नहीं होने वाला है और आपका वो 40 मिनट के अंदर जो नंबर है वो भी शायद गलत है, तो टैक्स मत कैलकुलेट करो, डोंट कैलकुलेट टैक्स, जाने दो ना, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट करने पे आएगा भी गलत ही। जब इनकम गलत है तो उसमें तो कोई स्टेप मार्किंग मिलेगी नहीं, उसे जाने दो, लास्ट के लिए छोड़ दो। वापिस आए, लास्ट में समय मिला तो कर देना, गलत तो गलत, सही तो सही। कम से कम मैंने तब अपीयर किया जब मेरा बाकी पेपर हो गया था। तो टैक्स मत कैलकुलेट करो, आधा एक पेज छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ये आपको 40 मिनट में कवर करना है किसी भी हालत में। 40 मिनट्स प्लस माइनस 2 मिनट्स वर्क, यानी यू आर वेरी अटेंटिव विथ योर वॉच, कि आपको घड़ी से एकदम क्लियरली देखते हुए आगे बढ़ना है। अब जो समय है 2:40 से 4 o'clock तक का, उसमें वो क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट, यानी 4 आउट ऑफ 5 जो आपने एलिमिनेट किया होगा उसको छोड़ के कोशिश करो कि थियरी वाला क्वेश्चन करना है, यानी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव आपको आ रहा है, आपको याद है, आप पढ़ के आए हो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया, 2, 3, 4 में से एक एलिमिनेट किया, तो पेपर पक्का पक्का कंप्लीट होगा। सर 4 बजे तक चारों हो जाएंगे? नहीं होंगे, 4 बजे तक चारों नहीं होंगे। हम ये नहीं कह रहे 4 बजे तक सारे हो जाने चाहिए, हम इसलिए 4 बजे तक का समय दिए कि अगर 4 बजे तक पहुंचते पहुंचते भी आपके सारे नहीं हुए तो आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि सर मुझे अब 30 मार्क के एमसीक्यू करने हैं, क्योंकि वो नहीं छूटने चाहिए, वो बड़े स्कोरिंग है, उनमें कुछ भी ना हो तो मैं कुछ तो टिक कर सकता हूं अंदाजे पे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देयर बाय लास्ट 1 hour अटेंड एमसीक्यू एंड कंप्लीट इट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में कंप्लीट करो, उससे ज्यादा समय नहीं देना है आपको, 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट जा रहा है आपका, मतलब वैसे देखने जाए तो 2 मार्क पाने के लिए आप 2 मिनट दे सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो आप एक एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट भी दोगे तो भी 30 मिनट में हो जाएगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। और फिर बचे हुए आधे घंटे में जो यहां पर छूट गया क्वेश्चन, या फिर जो आपने ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया था या आधा छोड़ दिया था, उस पर जाओ और उसे कंप्लीट करो। एमसीक्यू आखिरी आधे घंटे के लिए मत छोड़ना कि 4:30 से 5 करेंगे। सर 4 बजे ले लेना, ज्यादा से ज्यादा 4:10, ज्यादा से ज्यादा 4:15, उससे लेट मत करना। पता चला एमसीक्यू देखे और वो बड़े सिंपल थे। सर 2 बजे हाथ में एमसीक्यू आते हैं, 1:45 को नहीं आते आपके हाथ में एमसीक्यू। जब 2 बजे एमसीक्यू आते हैं तब पहले एमसीक्यू मत करने बैठना, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पहले 15 मिनट में जो रीडिंग की वो वेस्ट हो गया, वापस फिर से रीडिंग करनी पड़ेगी, तो आप डबल टाइम ले रहे हो। पहले अपीयर करो डिस्क्रिप्टिव पार्ट, क्योंकि हाथ में एमसीक्यू नहीं था रीडिंग टाइम में, एंड इसी वजह से एमसीक्यू को बाद में लो, 4 बजे लो। देखो ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ इंप्रोवाइजेशन। कई बार पेपर देख के स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, पेपर देख के पता चलता है आज ये हार्ड आया है या इजी आया है। आपने एमसीक्यू देखे और एमसीक्यू लगे कि एकदम ही लल्लू आए, तो पहले कर डालो,
क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई ना, तुरंत इंप्रोवाइज किया आपने, और एमसीक्यू देख के लगा भाई हवा नहीं पड़ रही है, इतने लंबे लंबे एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव इतने डिफिकल्ट नहीं लग रहे, थोड़े हलवा लग रहा है मेरे को, तो चलो पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव कर लिया। तब आप स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे करो। क्वेश्चन 1 देखा, क्वेश्चन 1 बड़ा हैवी था, तो फिर क्वेश्चन 1 से मत स्टार्ट करो, फिर दूसरे क्वेश्चन करो, क्योंकि वो फंसाने के लिए, पहले बाकी करो, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट दैट इज ओनली इफ सच थिंग्स हैपन which you will be able to assess during reading time. Otherwise, follow this sequence. This is appropriate. This is what I have done. This is what many students that we have guided have done. And they have been always on this side कि सर ये वर्क करता है, क्योंकि आपने उसको पहले मॉक्स में तैयारी करते वक्त चेक किया होना चाहिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है। इसीलिए एक मॉक लिखें, एक मॉक लिखेंगे तो आइडिया लगेगा कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि हर आदमी की स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि उसको सूट कुछ और करता है। उसे ध्यान में रखें। ये हमारे 3 आवर्स की एक स्ट्रैटेजी हो गई। यानी हमने क्या क्या कवर किया, एक पेपर पैटर्न आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। उसके बाद हमारे 1.5 दिन की क्या स्ट्रैटेजी रही वो, एंड देन हमारे 3 आवर्स में हमें किस तरह से फोकस करना है वो। ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको एक आइडिया दे देता है डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप केयरफुली इसे आराम से सुने, अपनी स्ट्रैटेजी में इसे अडॉप्ट करें, और कोई भी क्वेरी हो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। हर आदमी की इंडिविजुअल क्वेरी भी हो सकती है, उसे कमेंट बॉक्स में डालें। वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो जाए कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं या मैं वैसा कर रहा हूं, चलेगा क्या, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी तो डिफरेंट होती है। बट मोर और लेस आवर प्रिपरेशन शैल गो लाइक दैट फॉर आवर 28 चैप्टर्स ऑफ 4 मॉड्यूल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। वी होप दैट कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। हम ऐसे ही और स्ट्रैटेजी सेशंस भी डालना चाहेंगे, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, और ये भी बताएं कि आप और ऐसे कौन से वीडियोस चाहते हैं जिससे आपकी लर्निंग, आपकी प्रिपरेशन में हम थोड़ी हेल्प करके उसे थोड़ा इजी कर सके। एंड ध्यान रखें, आप जैसे जैसे एग्जाम के पास आ रहे हैं, इस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सब खेल इसका है। इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज मेनी टाइम्स, इट इज अबाउट द मेंटल स्टेबिलिटी। इसे जितना शांत रखेंगे, जितना काम रखेंगे, उतनी चीजें होती हुई दिखेगी। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, बाकी नेगेटिव सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, तो इसलिए जितना पॉजिटिव सोच के काम करोगे, लास्ट के महीनों में एग्जाम के समय इंप्रोवाइज करोगे, उतना बेटर होगा। कभी भी किसी भी चीज में लेके रिजिड मत हो जाना। बी फ्लेक्सिबल इन दैट 3 आवर्स। वो 3 आवर्स में एकदम फ्लेक्सिबल रहो। हमने सेशन में बोला पहले ये करना है, बट ड्यूरिंग द एग्जाम आपको लगा आज तो स्थिति बड़ी अलग है, आज तो पेपर पैटर्न ही नया आ गया, बिकॉज यू मे एक्सपेक्ट समथिंग दैट यू नेवर वुड हैव एक्सपेक्टेड। आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो कि कुछ ऐसा हो जाएगा शायद जो मैंने सोचा ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो भी गया तो भी आपको वो अनएक्सपेक्टेड लगेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा हाँ मालूम था ऐसा कुछ हो तो सकता है, ये आज हो गया तो मेरे अकेले के साथ थोड़ी हुआ है, पूरे इंडिया के साथ हुआ है, और जब तक पूरे इंडिया के साथ हुआ है मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इस लॉजिक पे ऑपरेट करोगे तो कभी डिफिकल्टी नहीं होगी, कहीं फंसोगे नहीं। आई होप इट वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। आपको काफी आइडिया लगा होगा टू हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन। वी विल सून मीट अगेन with such sessions. Till then, take care. Have a nice day.